नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक और नए हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों के लिए। आज आप कह लीजिए कि वीकेंड पे जो ओवरहैंग था, वीकेंड पे जो नेगेटिविटी थी मार्केट की, मार्केट ने उसको आज नेगेट तो किया है लेकिन पूरी तरह से नहीं किया है। आज भारतीय बाजारों में है तो गिरावट, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी जो करीब करीब ½ % नीचे है, सेंसेक्स करीब करीब 3-4% नीचे है, निफ्टी बैंक करीब ½ % नीचे है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स ½ % ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स ½% से भी ज़्यादा ऊपर है। ब्रॉडर मार्केट्स में 1100 शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं और करीब करीब 1400 शेयर बिकवाली में है। ये एडवांस डिक्लाइन सुबह से काफ़ी इंप्रूव हुआ है। एक समय पर 400 शेयर एडवांस में थे और करीब करीब 2000 शेयर डिक्लाइन में थे, लेकिन धीरे 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 इंप्रूव होते होते करीब करीब अब 1200 शेयर या 1150 शेयर तेजी में है और रफली 1200 या 1400 शेयरों में खरीदारी है। मीडिया लीड कर रहा है, 3.5% की तेजी है जी एंटरटेनमेंट के दम पर। मेटल करीब 1% ऊपर आ चुका है, मिड कैप इंडेक्स करीब करीब ½ % ऊपर है। आईटी सबसे ज्यादा गिरने वालों में 1.5% बिकवाली, ऑटो 1% नीचे और फाइनेंशियल सर्विसेज भी करीब करीब ½ % के आसपास की बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे रचना मैम से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर भी। रचना मैम, पूरे वीकेंड पे ब्लैक मंडे लोअर सर्किट, ये सब सुनने को मिला था। मार्केट ने उल्टा वाइट मंडे कर दिया इसको, तो पूरा बाजार ही हरे निशान में आने को तैयार हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों हरे निशान में आ ही चुके हैं। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या ऐसा कुछ? जी इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक चीज जरूर होती है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फर्दर फ्रेश शॉर्ट्स के लिए फेवरेबल कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादा जो मॉर्निंग में गिरावट आई थी, गैप डाउन था, उसकी वजह से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट्स के फेवर में नहीं रहता। बाकी क्या करेगा वो तो जैसे जैसे देखते जाते हैं और प्ले करते जाते हैं तो ही पता चलता है। इफ आई से कि मुझे पहले से पता था तो आई वुड बी लाइंग। तो मैम, आम तौर पे माना जाता है कि बाजार कभी एक ट्रिगर पे बार बार नहीं गिरता और हम 6 वॉर ऑलरेडी इस समय झेल चुके हैं अब तक, पिछले कुछ समय में। अब और ये मतलब इश्यूज भी था, ईरान में इशू आया, क्रूड को लेकर इशू आया, तो इंडिया में दिक्कत होगी, जबकि हम ईरान से इंपोर्ट ही नहीं करते कहीं से भी। ये तरह की चीज़ों के लिए बाजार क्या सच में मानेगा अपनी गिरावट, हाँ कि ऐसी गिरावट आएगी, या ऑलरेडी हम डिस्काउंट करके बैठे हैं सब वॉर? देखिए, अब तक जो हुआ है उसको तो हमने डिस्काउंट अच्छे से कर लिया है, तभी आज हम मॉर्निंग के फॉल के बाद संभल गए हैं। और जहां टेक्निकली सपोर्ट आना चाहिए था 24,850, उसी के आसपास से निफ्टी ने करीब करीब 100 पॉइंट वहां से स्विंग दिया है। बट द थिंग इज दैट कि वॉर और विदाउट वॉर हम वैसे ही पिछले 1.5 महीने से रेंज में फंसे हुए टेक्निकली, और उसमें से हमें आरबीआई का इतना पावरफुल पॉलिसी भी नहीं निकाल पाया। वी जस्ट वेंट फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द रेंज टू द अपर एंड ऑफ द रेंज एंड दैट्स इट। तो इसीलिए वॉर अगर फैक्टरिंग हो भी गया है तो क्या डज दैट मीन कि वी आर रेडी टू राइज? प्रॉब्लम वहां पे है कि हम रेंज में फंसे हुए हैं और बड़े से बड़े फैक्टर भी हमें वो रेंज में से निकाल नहीं पाए हैं। तो अब अगर नया फ्रेश पॉजिटिव ट्रिगर आएगा तो वो कौन सा और कहां से आएगा वो देखने के वाली बात रहेगी। बाकी नेगेटिव्स कुड बी वेल फैक्टर्ड इन, जब तक हमें ग्लोबल लीडर्स कोई फ्रेश ट्रिगर शॉर्ट साइड पे ना दे। मतलब पहली बार है मैम टेक्निकल एनालिस्ट को सुन रहा हूँ कि वो ग्लोबल लीडर्स की समरी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। एनीवेज मैम, एक बात बताओ, ये निफ्टी के लिए अभी के लेवल्स क्या रखे हैं? अगर आज गैप डाउन के बाद शॉर्ट तो अब नहीं कर सकते थे ऑब्वियसली, लेकिन लॉन्ग जाने लायक सिचुएशन में हम खड़े हैं क्या? वन। दूसरा, निफ्टी बैंक, क्योंकि आईटी से तो सपोर्ट आया नहीं, निफ्टी बैंक फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, क्या किया जाए? जी हम डेफिनेटली वो डिस्कस करते हैं। और क्या है कि इवेंट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इवेंट्स आर केपेबल ऑफ चेंजिंग द चार्ट्स ऑल टुगेदर। तो इसीलिए फ्रेश इवेंट होंगे तो फ्रेश सेटअप्स बन सकते हैं, इसलिए देखना पड़ता है। एंड जहां तक निफ्टी के लेवल्स की बात है तो फ्यूचर्स के हिसाब से हम अभी 24,950 के आसपास है। 24,800 हम जब तक होल्ड करेंगे फ्यूचर्स पे, तो चांसेस है कि हम दोबारा 25,100 को पार करके 25,200 250 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं फ्यूचर्स पे। तो 24,800 का नंबर फ्यूचर्स पे इंपॉर्टेंट रहेगा एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, एंड 25,250 एज वेल। और बैंक निफ्टी में जो सिचुएशन है, यहाँ पे भी हम एक रेंज में रुके हुए हैं फिलहाल, बट दैट रेंज इज नॉट एज वाइड एज दैट ऑफ निफ्टी। नेवरदलेस जब तक हम यहाँ पे 55,500 के ऊपर बने रहेंगे तब तक डिप्स पे बाइंग कर सकते हैं। आउटराइट चेजिंग वाली सिचुएशन इधर भी नहीं है, लेकिन डिप्स पे बाइंग कर सकते हैं जब तक 55,500 फ्यूचर्स पे होल्ड करेगा।
ओके, तो 55,500 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आप एटलीस्ट अभी तो शॉर्ट नहीं जाएंगे, लॉन्ग साइड पे ही यहाँ पे नजर रखिएगा। मैम, सर से आपने पूछा क्या कि ये वॉर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि या वॉर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि 2025 में इवेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं और इतने नेगेटिव हो रहे हैं, लग रहा है क्या कि कुछ एस्ट्रोलॉजिकली कुछ बदलाव आने की उम्मीद है? सर से पूछे ना। डेफिनेटली मैं पूछूंगी, बेटर है आप ही पूछ लीजिएगा कभी उनको बुला के। डायरेक्टली आपके जो भी क्वेश्चंस हो आउटराइटली क्लियर हो जाएंगे। मुझे उन्होंने कुछ स्टॉक स्पेसिफिक्स बातें बताई है आने वाले अक्टूबर नवंबर तक कि किन स्टॉक्स को हम मुझे ध्यान में रखना है अपने ट्रेडिंग के लिए। ओवरऑल वॉर का मुझे पूछना पड़ेगा। यू आर मैम, राइट, आई एक आध तो बता दो हमें भी, कौन सा स्टॉक है जिन पे आप नजर रख रहे हो? मैंने दोनों अपने लिए रखे, दो ही बताए उन्होंने। कौन कौन से? मैं अपना उसमें ट्रेडिंग करने वाली हूँ, सो मैं क्या बोलूँ। वन इज गोइंग टू बी भारती एयरटेल एंड द अदर इज गोइंग टू बी भारत फोर्ज। ओके, बी शब्द बट देन पे। आई रिजर्व बोथ ऑफ देम, तो मैं उसमें कॉल्स नहीं दूंगी। चलिए, खैर इस सब आगे बातचीत करते रहेंगे हम। सर से भी जरा एक बारी बात करने का समय आ ही रहा है, लग रहा है मुझे। लेकिन जरा पहले निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए। आज कहाँ पर खरीदारी है, कहाँ बिकवाली है? आज इंडेक्स वाइज बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन डिफेंस शेयरों में अच्छी तेजी है। आज बीईएल तेजी में है, एचएल तेजी में है, बाकी छोटे डिफेंस कंपनियां भी अच्छे उछाल में है। ट्रेंट में तेजी है, हिंडाल्को बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है, अदानी इंटरप्राइज में आज तेजी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज थोड़ी बहुत बिकवाली है इन्फोसिस में, श्रीराम फाइनेंस में, एचसीएल टेक में, एमएनएम में, जहां दबाव देखने को मिल रहा है। मिड कैप साइड पर भी आज खरीदारी आपको थोड़ी बहुत डिफेंस पे दिखाई पड़ेगी, और ये केबल एंड वायर कंपनियों में उछाल आया है। ग्लेनमार्क तेजी में है, पॉलीकैब में खरीदारी है, डिक्सन टेक तेजी में है, मजगांव डॉक खरीदारी में कामकाज कर रहा है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात की तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर है ओला इलेक्ट्रिक में, वो ब्लॉक डील के बाद ही अपने नए लाइव फ्लोज काट रहा है। ये आदित्य बिरला लाइफस्टाइल आज ही इसकी लिस्टिंग हुई है, और लिस्टिंग के बाद ये 5% नीचे। एस्ट्रल और पतंजलि दो और ऐसे नाम जहां पर गिरावट देखने को मिल रही है मिड कैप साइड पर। स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें केफिन टेक है, जेन टेक्नोलॉजीज है, गार्डन रीच है, बीईएमएल। इनफैक्ट 4 में से 3 नाम तो डिफेंस के हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए, आज थोड़ी बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है, उसमें डॉक्टर लाल पैथलैब है, वेल्सपन कॉप है, रेडिंगटन है, गो डिजिट है, जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। रचना मैम, ये पूरा डिफेंस, पूरी दुनिया ही लॉन्ग है इस समय तो इसके ऊपर, यहाँ कुछ अच्छा लग रहा है क्या आपको? कोई सा नाम, कोई पिकअप करने लायक सिचुएशन में? जी, यहाँ पे अच्छे नाम तो बहुत सारे हैं और सब में मूवमेंट्स रुक रुक के आती रहती है। तो जब भी इसमें एक दो खराब दिन हो जाए, एक दो रेड कैंडल्स डेली चार्ट पे हो जाए, तो दैट गिव्स यू आउटराइटली अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल, अगर अभी एचएल की बात करें तो ये अभी 5060 के आसपास बैठा हुआ है। यहाँ पे 5160 तक का तो रास्ता मुझे क्लियर लग रहा है। तो 100 रुपीज मोर ऑफ अपस्विंग ओवर हियर फॉर द एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इनमें जब 3-4 दिन की गिरावट दिखे, लकीली यू गेट दैट, तो आपको उसको पोर्टफोलियो में भी ऐड करने लायक सारे ही नाम है। तो डिफेंस में एचईएल पहला नाम तो ये रखा, और बाकी भी कुछ नामों के ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। चलिए, अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का ऐसा बनना चाहते हैं, रचना मैम से कोई भी सवाल पे बातचीत करना चाहते हैं, तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ ही साथ आप money9query@tv9.com इस ईमेल आईडी पर भी सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी कमेंट के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है अंबर सिंघा साहब का। ये पूछ रहे हैं कि अदानी पावर और केनरा बैंक, क्या इन दोनों स्टॉक में वो जोन आ गया है जहां पर ऐड करना चाहिए? आपकी राय रचना मैम? जी, अदानी पावर वो आई बिलीव कि वो पोर्टफोलियो के लिए ऐड करना जी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। करेक्ट। तो अगर अदानी पावर की बात करें तो उनको ऐड करना चाहिए इस काउंटर का करीब करीब 570 के लेवल पे। अभी 535-40 के आसपास है, तो 20-30 रुपया इनको और ऊपर जाने दीजिए। कॉस्टली नहीं हो जाता उससे खाली कंफर्मेशन आएगा कि इट इज रेडी टू राइज। 570 के आसपास जब ये पहुंचेगा तब आप इसको बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 500 रुपए। एंड तब कहीं जाके वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिफाई करेगा, जहां पे आपको वो राइज दिखा सकता है टुवर्ड्स 1 year plus टाइम फ्रेम में टुवर्ड्स 700 एंड इवन मोर देन 700। ओके मैम, विश्वजीत घोष साहब का सवाल आया है, अदानी टोटाल और बीईएल, ये दो नाम इन्होंने चुने हैं, क्या करना चाहिए इनमें? अदानी टोटल की जहां तक बात है 625 के आसपास हम इसमें बैठे हुए हैं।
एंड ये स्ट्रॉन्ग गिरावट के बाद एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें इसका 600 के ऊपर बने रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू नॉट फॉल फर्दर। और अगर फ्रेशली इसको अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। करीब करीब 690-95 पे जब ये पहुंचेगा तब यहाँ पे लॉन्ग टर्म पैटर्न बनेगी जिसमें बाय बनता है एंड नॉट बिफोर दैट। ओके, तो आपको राय यहाँ पर दी गई है इन दोनों स्टॉक्स को लेकर। इंदु शर्मा जी पूछ रहे हैं कि कोल इंडिया 405 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और BEPL यानी कि भंसाली इंजीनियरिंग, इन दोनों में क्या किया जाए? बंसाली इंजीनियरिंग की पहले बात कर लेते हैं। बंसाली इंजीनियरिंग में हम 109 के आसपास बैठे हुए हैं। द ट्रेंड इज करेंटली डाउन एंड इट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग सिंस लास्ट 3 to 4 months डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें ट्रेडिंग तो वैसे ही नहीं होनी है, कोई फ्यूचर्स का तो काउंटर है नहीं। जहां तक पोर्टफोलियो के लिए इसमें एंटर करने की बात है तो आपको इसमें भी इंतजार करना चाहिए। 122-120 को क्रॉस करें तब करना चाहिए, उससे पहले करेंगे तो आप फंस सकते हैं। बंसाली के साथ दूसरा उनका कौन सा काउंटर था? मैम कोल इंडिया। कोल इंडिया। कोल इंडिया में सिचुएशन इज कंपैरेटिवली बेटर और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के चार्ट्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं। अभी अभी हम 390 के करीब है। यहाँ पे हम जब तक 360 के ऊपर रहेंगे तो पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। 360 के एसएल के साथ इसको अगर लॉन्ग करें तो इसमें 1 year प्लस के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम 450 एंड इवन 500 तक के टारगेट लगा सकते हैं। मैम एक सवाल आया है KRN हीट एक्सचेंजर को लेकर। 150 शेयर हैं, 771 के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इनका फेवरेट शेयर है, वैसे इन्होंने ये बात मेंशन की है। बहुत पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, करना क्या चाहिए? इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है इसमें, तो इनको अपना एसएल लगा के रखना चाहिए स्ट्रिक्टली एट अ लेवल ऑफ 665। 665 के ऊपर इसमें क्लोजिंग कभी भी नहीं आनी चाहिए, उससे अभी तो काफी ऊपर है, लेकिन फिर भी एक ये नंबर ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि पास्ट में इसके काफी नजदीक वो जा चुका है, जाके दिखा चुका है। तो 665 के एसएल के साथ बने रहे, कंटिन्यू करे पोजीशन को। इनको लग सब सपोर्ट करेगा, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव साइड पे बनी रहेगी। तो ये जो इसके रीसेंट हाइस थे 940 950 के आसपास दोबारा जाता हुआ दिख सकता है। वो निकल गया तो 1050 का टारगेट भी लगा पाएंगे फॉर अ लॉन्गर टर्म। ओके, वैसे तो आपने ऑलरेडी तय कर रखा है, आपका फेवरेट शेयर है, तो बहुत कुछ बोलने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी जो आपकी राय है रचना मैम की, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। रचना मैम, एक सवाल आया है इन्फोसिस और डॉक्टर रेड्डीज पर। ये नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। इनफैक्ट पूरा आईटी मैम बुरी तरह से टूटा पड़ा है आज भी, वो एक्सेंचर के नंबर और गाइडेंस बढ़ने के बावजूद भी। सो आईटी में से कुछ पिक किया जा सकता है क्या? वन, और दूसरा डॉक्टर रेड्डीज। देखिए आईटी में पिक करने के लिए एक तो यह है कि हम बार बार ये ग्लोबल जिटर्स इधर उधर से देखते रहते हैं, तो बार बार ये चीज सबके फेवर में आती है और फिर निकल भी जाती है। दैट काइंड ऑफ थिंग इज रिपीटेडली हैपनिंग इन आईटी सेक्टर। तो किसी एक तरफ का रुझान बना के रखना इन आईटी हैज बीन अ लिटिल डिफिकल्ट रिसेंटली। नेवरदलेस ब्लू चिप कंपनीज लाइक इन्फी हो, टीसीएस हो, उन सब में आप कभी भी पोजीशन बना लो ऑन अ पुल बैक, तो यूजुअली वो चीज वर्कआउट करती है। अगर आपका लंबा नजरिया है तो आईटी दिक्कत नहीं देना चाहिए। 3 to 6 months में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट 1 year प्लस का अगर नजरिया है तो यू कैन चूज एनी ऑफ द आईटी नेम्स। एंड बाकी परसिस्टेंट कोफोर्ट जैसे नाम वगैरह में आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए भी चूज कर सकते हैं, उनमें भी अच्छी मूवमेंट आती रहती है। तो आपको एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है गेल के ऊपर कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, और वघेला साहब का। और दूसरा एल&टी फाइनेंस। मैम एल&टी फाइनेंस एक और ऐसा स्टॉक है, मल्टी ईयर बाद इसने वो रेंज दिखानी शुरू की है जो अब आई है। सो क्या किया जाए एल&टी फाइनेंस में, और दूसरा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में? जी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चार्ट काफी अच्छा है एंड मेरे हिसाब से ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इट शुड परफॉर्म रियली वेल। ये काउंटर जो है ये मोमेंटम तब पिकअप करेगा जब ये 190 को क्रॉस करेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। राइट नाउ वी आर एट 183 और इसमें सपोर्ट के तौर पर 175 का नंबर ध्यान में रखना चाहिए। जब तक 175 के ऊपर है पॉजिटिव है, 190 के ऊपर इसके मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा और इसका टारगेट हो सकता है 235 to 40 के बीच में फॉर अ टाइम फ्रेम ऑफ 6 to 12 months। अब मैम दूसरा नाम इनका जो था वो था एल&टी फाइनेंस, वहाँ क्या करें?
सी एल&टी फाइनेंस में भी ट्रेंड पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी जो काउंटर है उसकी पॉजिटिविटी कंटिन्यू होनी चाहिए। जब तक ये 160 के ऊपर बना हुआ है तो आने वाले टाइम में ये हमें 225-30 के आसपास जाता हुआ पहले, और 250 की तरफ जाता हुआ उसके बाद ओवर अ 1 ईयर टाइम फ्रेम दिख सकता है। एंड एज ए डिस्क्लोजर मैं इसको ट्रेड करती हूँ। मैम एल&टी फाइनेंस को आप देख ही रहे हो, तो जरा एक आदित्य बिरला कैपिटल को भी देखो, क्योंकि सेम सी ट्रेजेक्टरी इसकी भी है, बहुत समय तक चला नहीं, अब रुक नहीं रहा, क्या किया जाए? जी, एबी कैपिटल में जहां तक बात है, एज ऑफ नाउ दिस इज होवरिंग अराउंड लेवल ऑफ 265। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ वो यहां तक पहुंचा है, और इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद फ्रेश पोजीशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 4 महीने की बैक टू बैक ग्रीन बार्स के बाद हल्का सा पुल बैक भी आएगा तो आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें अगर एंट्री करनी है तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा पुल बैक देने दीजिए, वो भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये आपको 250, 240 और 250 के बीच में कहीं पे मिलता है तो योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी बिकमिंग बेटर एट दैट टाइम विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 225। ओके मैम, एक सवाल तो आया है टाटा पावर पर, लेकिन इन्होंने शायद ऑप्शन ले रखा है, लेकिन ये नहीं बताया कौन सी स्ट्राइक है। सो अदरवाइज टाटा पावर चार्ट वाइज कैसा दिख रहा है, करना क्या चाहिए? किसी की पोजीशन लॉन्ग साइड पर है तो ये कॉल ले रखी, ये तो कंफर्म है, क्या स्ट्राइक की ये आइडिया नहीं है, सो क्या करना चाहिए? सी, अगर इन्होंने कॉल में करा है तो बेसिकली इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से टाटा पावर अभी 391 के करीब है, ये जा सकता है 395 एंड 397 की तरफ। इन द ये होने के लिए, प्ले आउट होने के लिए 389 के ऊपर बने रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसके कैश के लेवल्स के हिसाब से 389 पे जरूर नजर रखें, एंड 95 99 के टारगेट के ऊपर भी नजर रखें। ओके मैम, एक सवाल आया है पारादीप फॉस्फेट और रेडिंगटन के ऊपर, क्या यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए कंसीडरिंग पारादीप फॉस्फेट में तो एक अच्छा रनअप भी आया है और रेडिंगटन भी अच्छा चला है, अभी क्या करें दोनों में? पैरादीप फॉस्फेट अभी के लिए तो वो थोड़ा बिगड़ के बैठा हुआ है काउंटर, और लॉन्ग टर्म ये अच्छा है, लेकिन करंटली पुल बैक इज गोइंग ऑन। ये पुल बैक अगर 160 के नंबर को सस्टेन कर जाएगा, 160 के नीचे अगर नहीं जाएगा तो ये दोबारा एक अपस्विंग देने की तैयारी करेगा। ये कंफर्म तब होगा जब ये एक आध दिन की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा हमें ग्रीन साइड पे। As of now, this is into a pullback zone, so be best avoided. ओके और मैम रेडिंगटन में? Yeah, रेडिंगटन में as of now we are sitting around level of 290, 288, 90 के आसपास बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, एंड 280 पे अच्छा सपोर्ट है। तो 280 के सपोर्ट के साथ अगर कोई इसको मीडियम टर्म के हिसाब से लॉन्ग करता है तो 310, 320 तक के टारगेट्स लगा सकता है। ओके वंदना चौधरी जी के पास मुफ्ती के शेयर हैं, MUFTI मुफ्ती, ये हाल की ही लिस्टिंग है मैम, शायद क्रेडो इसका कोड था अगर मैं गलत नहीं हूँ मुफ्ती जीन्स का, तो इन्होंने यहाँ पर, हाँ, क्रेडो ब्रांड्स एंड मार्केटिंग ये इसका कोड है। इन्होंने खरीदारी कर रखी है 183 रुपये के दाम पे, करीब 20 रुपये नीचे नहीं खरीदारी से, अभी क्या करना चाहिए इसमें? 183 की बाइंग, 183 की बाइंग हुई ना? जी मैम। या 183 की अगर इनकी बाइंग है तो थोड़ा इनकी पोजीशन अभी फिलहाल तो प्रॉब्लम में है। नेवरदलेस 155 के आसपास एक इनको सपोर्ट बना के एसएल लगा के रख लेना चाहिए। ये लेवल का होल्ड करना बहुत जरूरी है इनके लिए, और 155 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग देता रहेगा तो दिस शुड स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्ट रिवर्सिंग ऑन द अपसाइड अगेन। ये कंफर्मेशन तब आएगा जब हमें ये काउंटर closing देगा on a daily basis for at least a day or two. Till then, this pullback will continue, but it has to be seen कि ये 155 तोड़े नहीं during this pullback. ओके तो आपको ये लेवल्स बताए गए हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैम डेल्टा कॉप, अनिल अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करें, बहुत समय से शांत बैठा है शेयर और कोई मूवमेंट नहीं है इसमें किसी भी तरह की, काफ़ी बीटन डाउन है, क्या करना चाहिए इसमें अभी? देखिए, लेट इट टेक इट्स ओन टाइम। अगर उसको टाइम चाहिए रिवर्स करने के लिए तो हमें जल्दबाजी ना करनी चाहिए। वैसे इसको कोई शॉर्ट करके तो पैसा बनाने वाली बात है नहीं,
और इसमें पॉजिटिविटी तब लौटेगी जब ये काउंटर 100 को क्रॉस करेगा। अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के दिखाने की जरूरत है इस काउंटर को। जब तक वो ये चीज नहीं करके दिखाएगा तब तक कोई साइन नहीं आएगी हमें कि ये मूव करने के लिए रेडी है। एटलीस्ट 95 के ऊपर तो हमें देखना ही पड़ेगा इसका प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे, तब कहीं जाके हम इसके ऊपर मीडियम टर्म के लिए भरोसा करने लायक काउंटर को देखेंगे। 95 के ऊपर कहीं ये सस्टेन करना शुरू करे तब उसके बाद कुछ एटलीस्ट हलचल होनी शुरू होगी। एक सवाल बिनीता जी का आया है, इनके पास रेणुका शुगर के शेयर हैं 35 रुपए के दाम पे, और मैम ये शुगर वैसे भी बहुत समय से आउट ऑफ साइट है, वापस पिकअप का समय आ रहा है क्या इसका? आह, जब आएगा तो वो भी चार्ट पे दिखाई देगा, अभी वो चीज अवेलेबल नहीं है चार्ट पे। ये पॉजिटिव चार्ट पे तब लगना शुरू करेगा जब ये 35 के आसपास क्लोजिंग देना शुरू करेगा, तब हम इसको कंसीडर करेंगे अगेन कि इसमें एक अप साइकिल बन सकती है। 35 के ऊपर अगर ये निकला तो 42 43 तक का रास्ता बिल्कुल साफ है, और उस टाइम पे सिर्फ 30 पे ऐसे लगा के आप 42 43 के टारगेट के लिए इसको मीडियम टर्म के हिसाब से प्ले कर पाएंगे। बट लेट इट कंफर्म इट्स इंटेंशन टू मूव हायर, जो कि कंफर्म तब होगा जब ये 35 पे क्लोज करेगा। ओके, तो आपकी खरीदारी का जो भाव है बिनीता जी, पहले उसको अचीव करने दीजिए, उसके बाद ही कुछ हलचल शुरू होगी। तो 35 पे अभी खरीदारी है, 35 का लेवल आपको रचना मैम ने दिया भी है। रचना मैम, अभी एक दर्शक का सवाल आया कि रेलवे स्पेस को लेकर आपकी राय क्या है? क्या रेलटेल, आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, इनमें कोई है नाम जो आपको लग रहा है जिसमें जूस बाकी है? एक तरफ चले थे डिफेंस और रेलवे पीएसयूज, फिर हल्के हुए, फिर डिफेंस तो चल गया, रेलवे भी थोड़ा बहुत चला, फिर लेकिन वापस हल्के हो गए, अब क्या किया जाए? देखिए रेलटेल वगैरह में अच्छा है, और रेलवे हैज डेफिनेटली बीन अ सेक्टर जहां पे मूवमेंट बनी है और आगे कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस है। रेलटेल की स्पेसिफिकली बात करें तो जब तक ये 380 85 के ऊपर रहेगा तब तक ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, एंड दिस कैन गो अबाउट 500 एज वेल। अगर आपका नजरिया 1 ईयर प्लस का है तो मेरे हिसाब से रेलटेल को कंसिडर करना चाहिए। एंड आईआरसीटीसी की जहां तक डिस्कशन है तो इसमें भी एज ऑफ नाउ द काउंटर इज अराउंड 760 760 पे है ये, इसको 800 क्रॉस करने दीजिए। अगर ये 800 क्रॉस करेगा तो हम आईआरसीटीसी पे भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, एंड 700 के एसएल के साथ इसमें लॉन्ग एंट्री करके इसमें 1000 तक के 1 ईयर प्लस के होराइजन के साथ टारगेट लगा सकते हैं। ओके, तो आपको तमाम रेलवेज में जो नाम बेटर लग रहे हैं उसके ऊपर राय रचना मैम ने दी हुई है। मैम, रिलायंस, सुरेश जी का एक सवाल है, मतलब रिलायंस अभी भी एक क्रूड के पूरे कश्मकश के बीच में है तो वेल पोजीशनड, किया क्या जाए इसमें? देखिए रिलायंस उनमें से तो है नहीं जो इन सब चीजों को लेके काउंटर खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, या उसका कोई लॉन्ग टर्म नजरिया जो है वो बदलेगा। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट शुड रिमेन स्ट्रॉन्ग, एंड इवन फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग एक्शन थी। अभी भी इसका चार्ट सेटअप जो है करीब करीब 2 महीने के रेंज में से इसको निकलने के लिए रेडी करने में लगा है, 1.5 महीने की रेंज में से। तो अगर ये 60 65 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा आज के दिन में या इवन इन अ डे और टू, तो this should be ready to move towards 1500 and 1530 as well, from a 2 to 3 months of perspective। मुझे यहाँ पे कोई तकलीफ वाली बात नहीं नजर आ रही। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 1600 प्लस भी इसमें मुमकिन है। तो मैम, अगर किसी को नया निवेश करना हो रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन लेवल्स पे, तो क्या उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम? यस, कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने की रेंज अपने आप में काफी सस्टेनेबल बेस होता है जिसमें से निकलना वुड बी क्वाइट रिलायबल फॉर अस टू कीप अ सपोर्ट और अ स्टॉप लॉस इवन फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस। तो शुरुआत कर सकते हैं इस लेवल से, और अगर इस लेवल से शुरुआत करते हैं तो 1380 पे एसएल लगाना चाहिए ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। जब तक वीकली क्लोजिंग 1380 के ऊपर है तो आप इसमें 1600 तक के टारगेट, 1600 1610 के टारगेट लगा सकते हैं फ्रॉम अ 1 ईयर प्लस होराइजन। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए एंटर करना चाह रहे हैं तो एक नाम ये भी हो सकता है। इस बीच मार्केट्स वापस डे हाई की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जरा एक बारी अगर आप रिलायंस के दम पे ही देखेंगे तो इंडेक्स के अंदर एक अच्छी रिकवरी, और अब मोर और लेस इंडेक्स 368 अंक नीचे सेंसेस कामकाज कर रहा है, निफ्टी डे हाई की तरफ है। रचना मैम, निफ्टी बैंक पोजीशन में कोई चेंज हुआ क्या? लॉन्ग साइड पे जाने लायक हो गया? जी डेफिनेटली।
इसने स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया है, पर ये बात नजर में रहे कि 56,160 के आसपास जहां पे ये फ्यूचर्स एट दिस वेरी मोमेंट पे है, यहाँ पे हल्की सी प्रॉब्लम भी आएगी। ये एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा पुल बैक करने दे, 50 एक पॉइंट पीछे एंट्री रखे, अगर फ्रेश एंट्री करने जा रहे तो मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो ही चाहिए। धंधा तभी करेंगे जब अपने भाव पे होगा, वरना धंधा नहीं करेंगे। तो 50 एक पॉइंट पीछे एंट्री रख के अगर आपको मिल जाता है, तो इन दैट केस 56070 के एसएल के साथ आप 56050 के एसएल के साथ आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं ऑन एन इंटरडे बेसिस फॉर अ टारगेट ऑफ 56,350। मैम निफ्टी, क्योंकि 25,000 के ऊपर आ गया निफ्टी भी, यहाँ क्या करें? जी, यहाँ पे एंट्री करने लायक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे 24,980 के एसएल के साथ अगर निफ्टी फ्यूचर्स को लॉन्ग करा जाए, तो यहाँ पे 25,120 तक के नंबर्स हमें देखने की उम्मीद बन सकती है। एज अ डिस्क्लोजर आई ट्रेड ऑल ऑफ दीज। एक सवाल आया है मैम, इनफैक्ट कई सवाल आए हैं जेपी पावर के ऊपर, यहाँ क्या करना चाहिए? बहुत चर्चाएं आम है आजकल, ये अदानी, एडीएजी ग्रुप, जेपी ग्रुप, करा क्या जाए इनमें, जेपी पावर में स्पेशली? ये अदानी ग्रुप में भी अच्छी मूवमेंट आती रहती है, एंड जेपी पावर की जहां तक डिस्कशन है, दिस इज करंटली एट अ लेवल ऑफ 17 है, तो बड़ी छोटी वैल्यू वाला काउंटर, और थोड़ा संभल के प्ले करना चाहिए इन सब काउंटर्स में। बट नेवरदलेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, यू कैन पुट अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 15 के ऊपर। जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे बना रहता है, तो आप इसको मीडियम टर्म के हिसाब से प्ले कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 20 टू बिगिन विथ, एंड 2-3 महीने के हिसाब से। और अगर आपका लंबा नजरिया है, तो आप इसको 23 तक भी लेके जा सकते हैं टारगेट के तौर पे फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ओके, अब हमारे साथ अगले दर्शक मौजूद हैं, दीपक गुप्ता हैं बक्सर से बातचीत करने के लिए। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सुमित सर। नमस्कार गुप्ता जी, क्या सवाल है आपका आज? सर मेरा सवाल है कि मेरे पास भारत बिजली लिमिटेड के 20 शेयर हैं, जिसकी बाइंग प्राइस मेरी 3,028 रुपए है, और मैं 2 साल तक इसको होल्ड भी कर सकता हूँ। तो क्या मुझे इसमें और ऐड कर लेना चाहिए, या इसमें से अभी एग्जिट कर लेना चाहिए? ये आपने गुप्ता जी भारत बिजली चुना कैसे? यही आप ही के शो में, मतलब रचित जी के सुझाव से लिया था। ओके, कंपनी, क्योंकि एक्चुअल में वैसे तो कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल वाइज कंपनी के नंबर्स सच में बहुत अच्छे हैं। ऑल टाइम हाई पे रेवेन्यू, ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट्स, ऑल टाइम हाई पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई पे ऑपरेटिंग मार्जिन, और बड़ी चीज़ क्या है कि चलो शेयर आ भी गया काफ़ी नीचे, सो फंडामेंटल साइड तो ठीक ही दिख रही है। बाकी टेक्निकल रचना मैम आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगी। रचना मैम, भारत बिजली कम चर्चा में रहता है, ये शेयर लो वॉल्यूम ट्रेड रहते हैं आमतौर पे, इनकी खरीदारी 3,028 के आसपास है। अभी क्या करना चाहिए कि अच्छी खासी बिकवाली आ चुकी है, साल के लोस के आसपास ही खड़ा है, करें क्या इसमें? ये करने लायक तभी लगेगा जब ये 3,050 के ऊपर जाएगा। अभी तो 2,800 के आसपास है, एंड इट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड एट दिस पॉइंट इन टाइम। 3,050 को क्रॉस करेगा तो ये बेहतर दिखने लगेगा, और फिर हम उसको लॉन्ग कर सकते हैं। जब तक वो 3,050 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू ना करे, तब तक इट्स एन अवॉइड। अब इन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा है, तो इन दैट केस थोड़ी मुश्किल है उनके लिए। उनको 2750 के आसपास एक एसएल लगा लेना चाहिए, एंड इंश्योर करना चाहिए कि वो एसएल के ऊपर रहे। अगर वो टूटता है तो निकल जाना चाहिए। तो दीपक जी, आप 2750 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए। बस ये ध्यान रखिए, इसमें वॉल्यूम कम होता है तो टिक बड़े होंगे, एक साथ आपको एक बड़ा अमाउंट ऊपर या नीचे दिखाई पड़ेगा, सो उस पार्ट को ध्यान रखिएगा। लेकिन 3,000 यानी आपकी कॉस्ट के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे चीज़ें और बदल सकती हैं। फंडामेंटल नंबर ठीक है, टेक्निकल लेवल आपको रचना मैम ने ऑलरेडी बता दिया है। अब एक सवाल आया है मैम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर, हेमंत जी का सवाल है, वो इसमें नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, कहाँ पर खरीदारी करना फीजिबल रहेगा? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात हो रही है ना? जी। Yes, JSW Infra में we are right now sitting around a level of 305, which is a good level by itself. अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री करनी है तो भी अच्छा है लेवल, और अगर किसी ने करी हुई है तो 290 पे एसएल लगा के रखना चाहिए। दिस इज लुकिंग गुड फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, और मीडियम टर्म के हिसाब से ये हमें 330 तक और 350 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है इन 6 to 8 months ऑफ टाइम फ्रेम। ओके,
तो आप बने भी रह सकते हो, नीचे की तरफ आप खरीदारी भी कर सकते हो। ये आपको एक राय दी गई है JSW इंफ्रा के संदर्भ में। एक सवाल आया मैम ड्रीम फोक्स को लेकर, 40% लॉस है, क्या यहाँ पर एवरेज करना चाहिए? और मैम ये रणनीति कितनी सही है कि मेरा शेयर 40% टूट गया, 50% टूट गया, मैं एवरेज कर लूँ, क्या ये करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस को? I'm sorry, but I missed the name of the stock. मैम पहला ना सवाल है ड्रीम फोक्स पर, जहाँ पर इनको ऑलरेडी 40% का घाटा हो रहा है, और दूसरा सवाल ये था कि क्या ऐसे कभी कोई स्टॉक जो 40% नीचे है, 50% नीचे है, उनमें एवरेज करना चाहिए? सी ड्रीम फोक्स की पहले बात करें, दिस इज नेगेटिव, और ये पॉजिटिव होने के लिए इसको काफी मेहनत लगेगी, अभी इतना आसान नहीं इसका पॉजिटिव होना, तो दिस इज नॉट लुकिंग गुड। निकल जाना वुड नॉट बी अ बैड आइडिया, अगर रहना है तो एक ऐसे लगा के रखे और 205 का, और अगर फ्रेश पोजीशन बनाने जा रहे हैं तो ना बनाए। दूसरी बात एवरेजिंग की, तो एवरेजिंग आप करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टेक्निकली अगर समझ है आपको किसी चीज की, चार्टिंग वगैरह की, तो ही आप एवरेजिंग करें, और वो तब करना चाहिए जब आपको एक साइन मिले कि गिरना बंद हो रहा है और रिवर्स होने के लिए रेडी हो रहा है। तो वो थोड़ा टाइमिंग की बात हो जाती है, अगर वो आप चार्ट से समझ सकते हैं या किसी से पूछ के वो नो-हाउ ले सकते हैं, तो ही एवरेज आउट करें। अगर आप ब्लाइंडली एवरेज आउट करेंगे तो हो सकता है कि आपके एंटर करने के बाद भी वो गिरना बंद ना करे, and in that case you'll be falling with double the speed simply because your volume is now double. तो that should not be done. और मैम ये अगर यही केस किसी रिलायंस या किसी TCS या किसी इन्फोसिस जैसी कंपनी में जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो, फिर क्या करा जाए? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई चीज जो अपने विरुद्ध ही जा रही है उसमें फंस के बैठने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये कि जब मार्केट गिरेगा तो लॉन्ग से ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स भी गिरेगा, तो उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं रहने वाला है। बड़े से बड़े नाम भी 10, 20, 30% गिर जाते हैं और फिर भी उसका ट्रेंड टेक्निकली इंटैक्ट है, तो वो चीज आपके फेवर में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्या आप अगर फंस के बैठ गए, आगे जाके वो चलने वाला भी है, लेकिन चलने में लॉन्ग टर्म के चार्ट्स के हिसाब से जहाँ एक एक कैंडल बनने में एक एक महीना लग जाता है, वहां पे अगर आप 2-3 साल के लिए फंस गए तो यू आर इवन लूजिंग अपॉर्चुनिटी। तो एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी, खाली माइनस में जाना एक कॉस्ट नहीं होती। आप पड़े हैं स्टॉक में और वो चल नहीं रहा तो वो भी एक कॉस्ट है, बिकॉज बाकी चीजें चल रही है ना, वेर यू आर मिसिंग द ट्रेन। सो कोई भी हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, ब्लू चिप हो, ग्रीन चिप हो, कुछ भी हो, अपने को किसी को भी अपने अगेंस्ट जाते रहे और हम उसको टॉलरेट करते रहे, वो चीज किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए, ना लाइफ में ना मार्केट में। ना लाइफ है ना मार्केट, ये लास्ट लाइन बढ़िया थी मैम। हनुमान सिंह राणा साहब आपको नायरोबी से नमस्कार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स इनके पास है, करीब 1500 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, एवरेज करना चाहिए क्या? वहां से करीब 40-50 रुपये नीचे आ गया है, ये लेवल सही है एवरेज के लिए? See, as of now, this counter is not performing, और उसका जो हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है वो भी अभी सपोर्ट लेके दिखाया नहीं है। हालांकि देयर इज अ सपोर्ट अराउंड द लेवल ऑफ 1400, लेकिन वो उसको लेके दिखाए, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार करके दिखाए तो हम मानेंगे कि वो वहां पे रुकने को तैयार है। जब तक वो चीज प्राइस एक्शन में दिखती नहीं, विजिबल नहीं होती, तब तक आई वुड से कि अवॉइड करे इसको एवरेज आउट करना, क्योंकि अगर ये 1400 तोड़ेगा तो फिर ये 1300 तक जाने के लिए भी रेडी है। तो 1400 टूटा तो 1300 तक भी जा सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। ललित कुमार साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास अदानी टोटल गैस के 1300 रुपए में ये अपने शेयर बेचने की इच्छा रख रहे हैं, क्या ये बेच पाएंगे? अदानी टोटल की अभी हमने चर्चा करी थी। अदानी टोटल में 1100-1200 के आसपास इनको सेल करना है मैम 1300 पे, सॉरी 1300 रुपए पे, डबल पे। हाँ करेक्ट, तो ये चाहिए तो सबको ऐसा ही लेकिन वो होने के लिए पहले तो इस काउंटर को 750 के ऊपर, 700-750 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करना पड़ेगा ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, तब कहीं जाके वो फर्दर हायर जाने के लिए रेडी होंगे। अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे एक्चुअल में ये 750 के आसपास क्लोजिंग देना शुरू करे तो यहाँ पे एक्चुअली पॉसिबिलिटी है कि ये 1380 तक जा सकता है। तो आपको राय तो बताई गई है, लेकिन उसके हिसाब से आप रणनीति बनाइए कि मतलब, क्योंकि आप डबल देख रहे हो, सो टाइम फ्रेम और बहुत सारी चीज़ें और भी डिपेंड करती हैं इसके ऊपर। सबिया सैयद जी हमारी रेगुलर दर्शक हैं, इनका सवाल आया है परसिस्टेंट और वेदांता पर,
क्या करना चाहिए इमीडिएटली इन दोनों में? परसिस्टेंट में ट्रेडिंग करना चाहिए। ट्रेडिंग में अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है ये काउंटर। वेल आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए परसिस्टेंट में एंटर करना है तो दिस इज अ गुड काउंटर। ट्रेंड अच्छा है इसका और 6140 के आसपास है ये। आने वाले ईयर्स में हमें ये 8000 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे तो इट वोंट बी सरप्राइजिंग। यहाँ पे पॉजिटिविटी तब तक बरकरार रहेगी जब तक ये 5200 के ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता हुआ दिखाई देगा। परसिस्टेंट के साथ दूसरा कौन सा नाम था? मैम वेदांता। वेदांता। वीडीएल में फिलहाल हम 450 के आसपास बैठे हुए विच इज अगेन गुड प्राइस। अगर आपने लॉन्गर टर्म के हिसाब से इस काउंटर को देखना है अपने आप में ये अच्छा लेवल है फॉर अ फ्रेश एंट्री एज वेल। और इन दैट केस 410 के आसपास आपका एक एसएल बनेगा 410 से 15 के बीच में। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका टारगेट हो सकता है 520 तक का। 520 तक के टारगेट्स शायद यहाँ पर खुलते हुए दिखाई पड़े, तो वेदांता को आप उस हिसाब से भी नज़र बना के रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में मैम एक सवाल आया है डैम कैपिटल को लेकर। राजन पांडे साहब का सवाल है, बहुत ज़्यादा चार्ट तो इसके अवेलेबल नहीं होंगे, हाल की ही लिस्टिंग है, चला भी था लेकिन निकले नहीं शायद ये, अब क्या किया जाए? देखिए लिस्टिंग के बाद इससे कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी है एग्जिट की तो इट इज ओनली नेचुरल कि कोई बंदा फंस सकता है इसमें। स्पेशली अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प नहीं लेते तो ये सब चीजें ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे अब ये पॉजिटिव तब लगना शुरू करेगा जब ये 290 के आसपास क्लोज देना शुरू करेगा विच इज क्वाइट अ डिस्टेंस फ्रॉम हियर। तो अभी तो ये प्रॉब्लम है साइडवेज जोन में है एंड अगर इनको इसमें कंटिन्यू करना है तो इनका जो रीसेंट लो था 195 के आसपास का उस नंबर को इनको ध्यान में रखना चाहिए। इतना बड़ा एसएल देते नहीं है लेकिन ऑलरेडी इन्होंने इतना पेन टॉलरेट कर लिया है तो नाउ अब और कर ही क्या सकते हैं। कम से कम उसके फर्दर लोअर दोबारा ना जाए वो देखना जरूरी है सो दैट इट डज नॉट ऐड मोर टू द नेगेटिविटी। तो 195 का एसएल लगाइए और अगर आने वाले टाइम में मार्केट थोड़ा पिकअप करेगा रेंज में से निकलेगा then this counter may also probably start participating। और इनको पेशेंस बहुत दिखाना पड़ेगा। ओके मैम, सुरेंद्र कौर जी का एक सवाल आया है कैरिसिल लिमिटेड को लेके। ये सिंक और बाकी किचन वेयर के कामकाज की कंपनी है, हाल में अच्छा मूव भी आया था इसमें, इनकी खरीदारी से ऊपर है, 840 रुपए के आसपास इनकी खरीदारी है, अभी क्या करना चाहिए इसमें? कैरिसिल, ओके जस्ट अ मोमेंट। Carousel में as of now we are sitting at a level of 860 and trend has been good since quite some time from a shorter term perspective and medium term perspective as well। जब तक ये 800 के ऊपर है तब तक मीडियम टर्म में भी अच्छा दिखता रहेगा और यहाँ पे डिप्स में बाइंग भी कर सकते हैं चार्ट सेटअप के हिसाब से। ये अगर आपका 6 to 12 मंथ्स का नजरिया बना के रख सकते हैं आप तो इसमें 1000 प्लस के नंबर्स आपके देखने के चांसेस बनते हैं। तो आप बने रह सकते हो बट जो लेवल्स बताए गए हैं उनको आप ज़रूर ध्यान रखना। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ से उमेश जी मौजूद हैं। उमेश जी नमस्कार। सर नमस्कार, सर थैंक यू कॉल लेने के लिए। नमस्कार उमेश जी और शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या हाल चाल है लखनऊ के और क्या सवाल है आपका? बहुत बढ़िया है सर, लखनऊ के दशहरी आम इस समय काफी तो चल रहा है जोरों पे। हाँ इस समय तो दूसरा होगा ही। सर हमारे पास दो क्वेश्चन है। जी पूछिए। एक किलो मैसेज पे है सर 1500 के भाव पे 50 ईयर, और दूसरा? और दूसरा ट्रेंट है सर 50 ईयर 8000 के भाव पे। एक्चुअली कई बार मैं आपके द्वारा कर चुका हूँ लेकिन अभी तक पॉजिटिव में आया नहीं, इसकी बार बार करना पड़ रहा है। तो एक बात बताइए उमेश जी, ये ट्रेंट जो है ये आपने खरीदारी कब की थी? क्योंकि ये तो बिल्कुल टॉप पर खरीदारी है। यस सर, उस टाइम पे कहीं सुनाई पे पड़ा कि 10,000 तक जाएगा, ऐसा कहीं हुआ, दिमाग में आया और ले लिया ही था। नहीं आ तो जाएगा, अब कब इज इम्पोर्टेंट वो देखना होगा। आप समय कितना दे सकते हो दोनों को? सर जब तक पॉजिटिव में नहीं आएगा तब तक नहीं निकालना। उमेश जी वैसे तो ये कंपनियां दोनों अच्छी हैं लेकिन एक
एडवाइस या पिछले कुछ सालों में जो सीख है हमारी वो ये है कि बाज़ार से कभी ज़िद नहीं करनी चाहिए। बाज़ार और हमारी ज़िद में हमेशा बाज़ार ही को जीतना है। सो कंपनी अच्छी है इसलिए अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आगे के लिए किसी और कंपनी में ये चीज़ की ज़िद मत करिएगा। सो रचना मैम, एक तरफ है ट्रेंट 8,000 रुपये के दाम पे नहीं खरीदारी है, खरीदारी ऊपर के लेवल पे और काफ़ी पैसा इसमें ब्लॉक भी है। सो अभी कंसर्न वाला एरिया भी चला एक तरफा, फिर अब नीचे आ रहा है। दूसरा किर्लोस्कर न्यूमेटिक, कम चर्चा में आता है ये स्टॉक। कंपनी ये भी बढ़िया है, ग्रुप भी अच्छा है किर्लोस्कर ग्रुप। यहाँ पर नहीं खरीदारी से 100 रुपये नीचे है, क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, किर्लोस्कर न्यूमेटिक इज लुकिंग गुड, लकीली फॉर हिम ये अच्छा है काफी इसका चार्ट, और जब तक ये 1250 के ऊपर क्लोजिंग देता रहेगा वीकली क्लोजिंग, तब तक ये पॉजिटिव लगता रहना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छे खासे चांसेस है कि ये हमें 1650 और 1750 दोनों के नंबर दिखा सकता है, अगर आपका 1 to 2 इयर्स का नजरिया है तो 1250 के एसएल के साथ 1650 और 1750 तक के टारगेट आप लगा के इसमें बने रह सकते हैं, या इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और जहां तक ट्रेंड की बात है तो इसमें इनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हाई लेवल पे एज यू राइटली पॉइंटेड आउट फंस चुके हैं। ये होने नहीं देना चाहिए, फंसना चाहिए नहीं, पर अब जो हो चुका है 5150 के एसएल को कम से कम अब लगा लीजिए। अब इसमें 5150 अगर सस्टेन कर गया तो यहाँ पे भी दोबारा से ये काउंटर 7300 की तरफ ओवर अ 6 मंथ्स ऑफ टाइम एंड 8000 की तरफ ओवर अ 1 ईयर प्लस ऑफ टाइम जा सकता है। तो एक तो एसएल लगाइए और दूसरा पेशेंस रखिए। तो पहले तो उमेश साहब स्टॉप लॉस लगाइए 5150 और पेशेंस रखिए। कंपनियां दोनों अच्छी हैं और टेक्निकल लेवल्स आपको रचना मैम ने बता दिया है, बाकी आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।